नमस्कार, स्वागत है अपने इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें वेक्टर या फिर सदिश से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज अपन सदिशों के एडिशन में या सदिशों के योग की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और उसके बाद सदिशों के एडिशन में उनका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा या उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, उसकी बात करेंगे और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। जो कुछ पहले रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, उनकी भी आज अपन चर्चा करेंगे जो इसी टॉपिक पर आधारित हैं। चलो आज अपन बात करते हैं कक्षा 11 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर है 4 नंबर मोशन इन प्लेन। चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन। याद है रखें, अपने पास जो चैप्टर 3 था वो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 4 है, उसका नाम है मोशन इन प्लेन। और चैप्टर नंबर 5 जो आएगा वो आएगा लॉ ऑफ मोशन, मोशन के नियम से संबंधित बात आएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अपने पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग के गुणधर्म। इसमें 3 प्रकार के गुणधर्म आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखते हैं। पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय का मतलब क्या है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है आप उनकी सीक्वेंस चेंज कर दो। कोई वेक्टर 2 जोड़ रहे हो, जैसे वेक्टर ए है, उसके साथ अगर बी को ऐड किया, कोई रिजल्टेंट वेक्टर है अपने पास ए और बी को योग से, एडिशन से, तो अगर अपन लोग इनका क्रम चेंज कर दें, बी प्लस ए करें, तो भी ये इसके मान में कोई वैल्यू में, डायरेक्शन में किसी में चेंज नहीं आए, तब हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? द वेक्टर एडिशन इज फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ठीक है, ऐसे ही अपन अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल अपन ये कह सकते हैं कि जैसे पैरेललोग्राम मेथड जो है, समांतर चतुर्भुज नियम जो है, उसमें मान लेते हैं कोई 2 वेक्टर है ए और बी। तो पैरेललोग्राम में हमने ये स्टेटमेंट सीखा था कि किसी भी पैरेललोग्राम की 2 साइड को, 2 एडजेसेंट साइड को 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, ए और बी से रिप्रेजेंट करें या कोई भी 2 अन्य वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, तो उनका डायगोनल जो होगा, ये डायगोनल
ये इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा या इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका इक्वल आर्म अपने को पता है, किसी भी पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो आर्म्स है वो बराबर रहती है। तो ये जो आर्म रहेगी इसको भी अपन बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके सामने वाली जो आर्म होगी इसको भी अपन लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से। यानी कि ये जो आमने सामने की साइड जो है वो हमेशा बराबर रहती है। एंगल 90 डिग्री होना कोई ज़रूरी नहीं है। पैरेललोग्राम का यही है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये ए वेक्टर है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी। अब इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट मान आएगा वो यहाँ डायगोनल में आएगा। ट्राइंगल लॉ से अपन जानते हैं, जैसे ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर बना है ए प्लस बी, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का परिणामी है। ऐसे ही ए और बी से इधर वाला तो बी प्लस ए, वो भी यहीं आ रहा है इस डायगोनल पे। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी है वो बी प्लस ए के बराबर है, जो इस बात को प्रूव कर रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव का मतलब होता है अगर अपने पास दो से अधिक वेक्टर हो, तीन वेक्टर क्वांटिटी हो जैसे, और उनको ऐड करना पड़े तो किन्हीं दो वेक्टर के साथ तीसरा जोड़ो या तीसरे को किसी एक पहले वाले के साथ जोड़ने पर भी बराबर रहे। तो 2 नंबर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश योग का साचार्य नियम या साचार्यता का सदिश योग नियम, एक ही बात है। एसोसिएटिव साहचर्य मतलब कि अगर दो वेक्टर जैसे ए के साथ बी को जोड़ा हुआ है और इन दोनों के साथ अगर सी को जोड़ दे, तीसरा वेक्टर जोड़ दे सी, तो ये उसी के बराबर होगा जैसे ए को बी प्लस सी के साथ जोड़ दें। यानी कि इन दोनों के साथ अगर इसको जोड़ें या फिर इन दोनों के साथ इसको जोड़ें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को या इस प्रकार के नियमावली को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो हम इसमें ये भी कहते हैं कि द वेक्टर लॉ फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ, इफ देयर आर A, B and C vectors are the side of polygon, इसमें देखो polygon लो, then resultant vector something। यदि अब इसमें हिंदी में क्या बन जाएगा, सदिश योग में साहचर्य नियम का पालन होता है। सदिश योग में साहचर्य नियम का पालन होता है। यदि तीन सदिश ए, बी तथा सी किसी बहुभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करें तो a प्लस बी कोष्टक में प्लस सी बराबर आएगा a प्लस बी प्लस सी। कैसे पता चला, कैसे होगा ये देखो, लिख लिया। अब बनाते हैं इसको वापस, जहाँ तक लिखना है आपको। ये a प्लस बी प्लस सी क्या है ये देखो थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई पॉलीगॉन है, कोई बहुभुज है जिसमें a आर्म ये है, जिसकी बहुभुज या कोई हम इसको कहते हैं पॉलीगॉन कहते हैं। तो इसकी साइड को मैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड में और डायरेक्शन दोनों में। इसी के साथ मेरे पास है वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन इधर है, साइड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार मेरे पास है वेक्टर सी, ये तीन वेक्टर है ए, बी और सी। इन
तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो पॉलीगॉन लॉ से अपने को पता है कि लास्ट फाइनल साइड को रिप्रेजेंट करेगा और इन तीनों के अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यही पॉलीगॉन लॉ था कि इफ़ मोर देन 3 साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ polygon sides, then closing side of the polygon represents the resultant vector। यानी कि किसी बहुभुज की भुजाओं को दिशा एवं परिमाण में 3 या 3 से अधिक सदिशों द्वारा व्यक्त किया जाए तो अंतिम भुजा जो पॉलीगॉन को बंद कर रही है वो इन सब के रिजल्टेंट मान को प्रदर्शित करेगी। इसका मतलब ये जो मान है ये वाला वो है a प्लस बी प्लस सी, जिसको रिजल्टेंट मान लो d मैंने कह दिया। कैसे होगा ये देखो, a और b का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ट्राइंगल लॉ से अपने को पता है a प्लस बी होगा। क्या होगा, a प्लस बी, और इस a प्लस बी के साथ c जुड़ जाए तो यहाँ क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे a प्लस बी इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ तक, इसके साथ सी जुड़ते ही क्या हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा। उल्टा देखो, ये c है, ये b, अब c है, c और b का रिजल्टेंट क्या आएगा, c और b का c प्लस बी आएगा या b प्लस सी आएगा, एक ही बात है। और c प्लस बी को मैं इस प्रकार जोड़ूँ तो फाइनल इसके साथ, जैसे c प्लस बी के साथ a जुड़ते ही फाइनल क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो अंदर की साइड में मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, a अलग से प्लस b प्लस सी, यानी कि फाइनल रिजल्टेंट तो यही आ रहा है। वापस सुनो, a प्लस बी का रिजल्टेंट a प्लस बी, उसके साथ रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर जो जोड़ा है वो c, तो तीनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। उल्टी डायरेक्शन में देखो, अपोजिट घुमाओ इसको, c और b को जोड़ के a को जोड़ेंगे तो भी यही भुजा आएगी। तो कहने का मतलब एसोसिएटिव लॉ का पालन हो रहा है। एसोसिएटिव का मतलब पहले 2 वेक्टर के साथ तीसरा वेक्टर जोड़ो और पहले वेक्टर को अंतिम 2 वेक्टर के साथ जोड़ दो। तो ये इस प्रकार का जो सीक्वेंस है या इस प्रकार की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। 3 नंबर बात सुनो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वितरण नियम हिंदी में बोलते हैं इसको, या बंटन नियम भी बोलते हैं। वितरण नियम या बंटन नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे मान लो n है, ये स्केलर है, इसका कोई मान नहीं, फिक्स वैल्यू है 5, 10, 15, 20 जो भी, वो अगर कोई 2 एडिशन या 2 से ज़्यादा कोई वेक्टर जुड़े हुए हो, उनके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये इन सब के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले n का a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर n का b के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस को बोलते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण नियम बोलते हैं। अर्थात इसमें भी क्या स्टेटमेंट बन जाएगा, सदिश योग वितरण नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है यदि कोई n अदिश राशि इस प्रकार हो कि, ये बाद में लिख दो इसके नीचे, तो अपन कह देंगे द वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द वेक्टर एडिशन फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ of vector as if a scalar quantity n as something n a plus b plus something। तो इसका मतलब 3 बातें आपको ध्यान रखनी है
कि कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर उनका एडिशन हो रहा हो तो उसको अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो अलग अलग रूप से मल्टीप्लाई में आएगी। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं 5 पाई कैफ या +3j कैफ ऐसे हो, और मल्टीप्लाई में मैंने 2 लिख दिया, तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई तो 10i कैफ प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 6j कैफ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का भी पालन करता है। अब आते हैं अपन मैथमेटिकल प्रोसेस पे कि वेक्टर एडिशन की मैथमेटिकल मेथड क्या है, गणितीय विधि इसकी क्या है। उसके बाद अपन कोई क्वेश्चंस करेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर मैथमेटिकल मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसकी कौन सी मेथड है भाई? मैथमेटिकल मेथड। सदिश योग की गणितीय विधि, इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, इसी पे ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। कई बच्चों ने कहा था कि सर रिलेटिव मोशन पे आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी नहीं कराए। मैंने इसीलिए नहीं कराया, कहती ये टॉपिक पहले आपका पढ़ा हुआ नहीं था। अब ये जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप खुद ही हल करने लग जाओगे। देखते हैं कैसे, आराम से समझना है, फाइनल पॉइंट तक अपने को चलना है। होता क्या है देखो, मैं ज़्यादा इसमें गाथा नहीं लिखूँगा, अपने को तो पहुँचना है फाइनल पॉइंट पर कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर्स। अपना जो इसी में जो बात है मेन वो ये है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर एडिशन। 2 वेक्टर या 2 सदिशों के योग का परिणामी का परिमाण ज्ञात करना। 2 सदिशों के परिणामी योग के, 2 सदिशों के योग के परिणामी का परिमाण ज्ञात करना। उसकी दिशा भी ज्ञात करेंगे अपन। सुनो बच्चों, सिंपल सी बात, इफ 2 वेक्टर्स A एंड B, P क्यों ले लेते हैं, चलो A B काफ़ी ले लिया आपने। वेक्टर्स P एंड Q are aligned with थीटा एंगल। ऐसे भी लिख सकते हैं, या कि द एंगल बिटवीन P एंड Q इज़ थीटा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और द एंगल बिटवीन P एंड Q इज़ थीटा, ये भी लिख सकते हैं। दियर रिजल्टेंट वेक्टर इज R, रिजल्टेंट वेक्टर इनका क्या है? R है। यदि P तथा Q सदिशों के मध्य कोण थीटा हो, वह इनका परिणामी सदिश R हो तो
इनके योग से प्राप्त परिणामी सदिश R का परिमाण ज्ञात करना। परिमाण ज्ञात करने के लिए निम्न चित्रानुसार अब चित्र बनाते हैं इसका। ये बात लिखो पहले, कैसा चित्र बनाएंगे क्या है, अब समझने वाली बात है। ये चीज़ इतनी लिख लो आप लोग पहले। तो देखो कैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने कहा कि ये एक P सदिश है, ठीक। इसके साथ जुड़ा हुआ है Q सदिश, वेक्टर Q। P और Q की डायरेक्शन के बीच एंगल कितना है, थीटा। P को आगे बढ़ाओ और Q से इस पे नॉर्म डालो, तो ये नॉर्म मान लो किसी n पॉइंट पे क्रॉस करता है। दूसरा और देखो, वेक्टर P और Q का रिजल्टेंट मान जो है ट्राइंगल लॉ से अपने को पता है कितना आना चाहिए बच्चों, R आना चाहिए। ये R, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर R आएगा और R का मान होगा P प्लस Q, ठीक है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि रिजल्टेंट इस P के साथ एंगल बना रहा है एल्फा। ये ज़रूरी है, अपने डिटरमाइन करेंगे। मैंने कई क्वेश्चंस पहले आपको भेजे थे, उसमें जैसे था एक क्वेश्चन था कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिर रही है। कोई व्यक्ति ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव हो रहा है, तो बारिश किधर मूव हो रही है, एक बारिश इधर गिर रही है, बारिश की वेलोसिटी v, आदमी की वेलोसिटी vm। दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, 90 का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर, ऐसे ये रिजल्टेंट आएगा कहीं। क्यों, ये vm और ये vr, r फॉर रैन, तो रिजल्टेंट इनका यहाँ कहीं। कैसे आएगा उसका मान अपन डिटरमाइन करेंगे, जस्ट करेंगे, देखते हैं। हालांकि उसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम ऐसे बता रहे हैं, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इनके सबके अपोजिट, लेकिन वो P प्लस Q में है। और अगर अपने को चाहिए इसका और इसके रिजल्टेंट का ये जो R मान आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम अभी डिटरमाइन करेंगे। और उसका भी इस P के साथ यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री बना, एल्फा एंगल, तो tan एल्फा का मान कितना आएगा, यानी कि रिजल्टेंट जो है x अक्ष के साथ या P एंगल के P वेक्टर के साथ कितना डिग्री से झुका हुआ है, ये भी हम डिटरमाइन करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण में कहा था कि एक व्यक्ति ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव हो रहा है, बारिश ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, तो व्यक्ति ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए अपने छत्ते की डायरेक्शन किधर रखे, मतलब बारिश जिस डायरेक्शन में गिर रही है उस आदमी पर उसी डायरेक्शन में छत्ता रखेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, कहने का मतलब ये। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन tan एल्फा से निकाल लेंगे। अभी एक ये डिटर्मिनेशन करते हैं, देखते हैं। चलो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं A से, यहाँ B बोल दूं, ये C पॉइंट, ये N पॉइंट, ठीक है। अब देखो चित्रानुसार मैंने लिख ही रखा है, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। फिगर में क्या शो हो रहा है बच्चों कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर ए एन का स्क्वायर प्लस एन से सी का स्क्वायर। सही बात है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको ये पता है ए से एन तक का डिस्टेंस है वो ए बी है प्लस बी एन है, तो ए सी का स्क्वायर जो है वो है ए बी प्लस
बी एन का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, या इसको अभी इक्वेशन 1 मत दो से, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस 2ab बी एन, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी एन, याद रखो इसको मैं हल कर रहा हूँ, इसका मान रखा है ये पूरा का पूरा, प्लस एन सी का स्क्वायर, ये मान यहाँ रख दिया। इसको मैं दे देता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब इस डायग्राम पे आते हैं, मुझे क्या चाहिए, ए से बी का मान तो p है, b से c का मान q है, a से c का मान r है, तो a c का स्क्वायर तो r का स्क्वायर हो जाएगा। b n का मान, ये मान चाहिए, और एक n से c ये मान चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वापस ट्राइंगल लूँगा बी एन सी, तो कह दूँगा बाय ट्राइंगल बी एन सी, त्रिभुज बी एन सी से क्या होगा, देखो एक तो होगा कॉस थीटा, आपको पता है थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये लंब, ये बेस यानी आधार, और ये हाइपोटेनियस, तो कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी एन बट्टा बी सी, इसका मतलब बी एन का मान मुझे मिल गया, बी सी कॉस थीटा है इसका मान, तो ठीक है। इसी प्रकार एन से सी का मान तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका मान होता है, एंड साइन थीटा का मान होता है एन सी अपॉन बी सी, तो एन सी का मान क्या आ गया बच्चों, बी सी साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों के मान किस में रख दूंगा बच्चों, मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। इतना उतारें पहले, ये डायग्राम भी अच्छे से उतार लें, आगे बढ़ते हैं। यस, ये इक्वेशन देखते हैं, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी एन की जगह क्या है, देखो बी सी कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab बी एन का मान वापस वही बी सी कॉस थीटा प्लस एन सी का स्क्वायर, तो एन सी का मान कितना है, देखो बी सी साइन थीटा। यस, उत्तर आ जाएगा अब तो पक्का पक्का है, मान पुट कर दो। ए सी का मान क्या है, आर, ए से सी का मान क्या है, आर, तो आ जाएगा आर का स्क्वायर। ए बी का मान क्या है, ए से बी तक क्या है, पी का स्क्वायर। बी सी कॉस थीटा, बी से सी क्या है, क्यू, और इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मान आ गया इसका। प्लस 2ab, ए से बी का मान क्या है, p, तो p, बी सी मतलब q कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा प्लस बी सी साइन, तो b से c क्या है, को q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। यस, नाउ आर का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों के क्यू को कॉमन निकाल लिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा, ठीक है।
इन दोनों का मान आपको पता है 1 हो गया, r² इज इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। इम्पोर्टेंट, अपने को यही तो चाहिए था बच्चों। इसके बिना तो अपन लोग रिजल्टेंट का ना ही तो कोई मैग्नीट्यूड निकाल पा रहे थे, ना ही कोई इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन कर पा रहे थे। अब देखो डायरेक्शन से संबंधित अपने पास डायग्राम ऐसा था, ये ऐसा डायग्राम था, ये मान P था, ये मान Q था और ये R था। यहाँ एंगल थीटा बना हुआ था, ये एंगल एल्फ़ा बना हुआ था। तो एल्फ़ा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बेस। ठीक, अब कह देंगे इसमें एक लाइन और लिख दो, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये है बच्चों हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, जो भी बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश का परिमाण। अब लिखेंगे नीचे परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये कैसे ज्ञात करें, देखो tan एल्फा बराबर, क्योंकि इसके साथ एंगल बन रहा है P के साथ, तो P की डायरेक्शन के साथ R की डायरेक्शन का एंगल बन रहा है। R यानी L, इस एल्फ़ा का मान अगर 0 हो, इसका मतलब R और P एक ही डायरेक्शन में है। एल्फ़ा का मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो R और P के बीच 90 डिग्री, मतलब R इसके परपेंडिकुलर है। अब R कितना डिग्री एंगल बना रहा है वो डिपेंड करेगा tan पर। तो हम कह देंगे tan एल्फ़ा बराबर, यहाँ क्या था, n था, NC अपॉन AN, NC अपॉन AN। आपको पता है NC का मान क्या था, NC का मान था इसका मान, N से C का मान Q साइन थीटा। क्या मान था, Q साइन थीटा अपॉन, देखो पहले वाले में यहाँ देखो, ये NC का मान था, एक मिनट, BC, यस BC साइन थीटा, तो BC की जगह क्या है, Q साइन थीटा, तो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सही है। AN का मान क्या है, A से B और B से N, तो AB प्लस BN, और BN का मान आपको पता है क्या है, Q साइन थीटा बट्टा AB का मान तो आ गया P प्लस BN का मान है Q cos थीटा। ये आ गया बच्चों tan एल्फ़ा का मान। लास्ट लिख देता हूँ फाइनल फिर से, ये का ये इस चैप्टर का मूल पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। देखो tan एल्फ़ा बराबर, फाइनल आंसर आ गया Q साइन थीटा बट्टा P प्लस Q cos थीटा। यस, अब आप अगर देखना चाहो, नंबर फर्स्ट, इफ़ थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, मतलब P वेक्टर इधर हो और Q वेक्टर इधर हो, ऐसे रिजल्टेंट कहाँ आएगा देखना है। तो थीटा का मान साइन 90 का मान 1, तो tan एल्फ़ा इज इक्वल टू Q साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, Q 90 साइन 90 डिग्री बट्टा P प्लस Q कोस 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1, कोस 90 का 0, तो उत्तर आ जाएगा Q बट्टा P। यानी कि
ये वर्टिकल वेक्टर जो है उसके बट्टा में आ जाएगा हॉरिजेंटल वेक्टर। जैसे कई बार आता है ऐसे देखो, जैसे कोई वेक्टर ए दे दिया, उसका रिजल्टेंट यहाँ दे दिया वेक्टर ए, ये कंपोनेंट अपने को दे दिया ए एक्स, ये दे दिया ए वाई, और आपसे पूछे कि ये एंगल कितना डिग्री का है, मतलब रिजल्टेंट कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो उत्तर बनेगा tan अल्फा इज इक्वल टू ए वाई बटा ए एक्स। इसके अंदर अभी पढ़ेंगे अपन कंपोनेंट वाले में। उत्तर समझ में आया? कहने का मतलब समझ में आया कि फाइनल रिजल्ट जो है, जैसे अभी उदाहरण दूं मैं, वर्टिकली डाउनवर्ड है वर्षा का वेग और राहगीर है वो इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल हो गया ना। तो परिणामी किधर आएगा? देखो ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ बारिश है जिसका वेग वी आर है, आदमी का वेग इधर है जो वी एम है, तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा वी, ये इसके साथ एंगल जो बनाएगा वो एल्फा बनाएगा, तो वी आर बट्टा वी एम कर दो, उसका उत्तर आ जाएगा tan अल्फा वाले का। अभी आपको ये चीज़ लिखनी है, समझाऊंगा, नए एग्जाम्पल करेंगे तब सारी बातें आएगी। उस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे। अभी दिमाग में बिठा लो कि एंगल डिटरमाइन करने का तरीका है क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू कोस थीटा, और अलग अलग एंगल पर इसका मान आता जाएगा। 0 डिग्री हो तो ऊपर वाला 0 रहेगा, इसका मतलब 0 डिग्री होने का मतलब समझ रहे हो, P की डायरेक्शन भी इधर और R की डायरेक्शन भी इधर, अर्थात P और ये Q जो है A की डायरेक्शन में लग रहे हैं, तभी तो 0 डिग्री होगा। देखो ये एंगल थीटा है Q, ये P, अगर थीटा 0 होने का मतलब Q किधर आ गया? इधर आ गया। 0 कब होगा? जब P और Q दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ऐसी स्थिति में परिणामी R भी इधर ही होगा। और अगर Q की डायरेक्शन इधर हो और P की डायरेक्शन इधर हो तो समझने वाली बात है, वही है 180 का एंगल बनता है। 180 पर बनते ही पहले तो R डिटरमाइन करना पड़ेगा। R का मान वही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 180 डिग्री है। कोस 180 का मान -1 होता है, तो उत्तर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और ये मान आपको पता है होल स्क्वायर होता है p प्लस क्यू का, तो उत्तर आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट को हटा देगा, तो r का मान आएगा p माइनस क्यू। अभी करते हैं, जस्ट देखो ये आ गया, मिटाता हूँ वापस। यस नाउ मैंने दो चीज़ें लिखी है, एक तो r इज इक्वल टू लिखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बच्चों। और दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी ना कि कितने डिग्री से ये झुका हुआ है, तो वो होता है q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कोस थीटा, ये सूत्र है। अब इस फॉर्मूले में थीटा का मान अलग अलग होने से r का मान भी चेंज हो जाएगा, एल्फा का मान भी चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा देखते हैं। पहला यदि थीटा कितना हो 0 डिग्री, अर्थात सदिश P तथा Q एक ही दिशा में हो, मतलब P भी इधर हो और Q भी इधर हो, तो पहली बात तो R का मान कैसा आएगा, यानी कि परिणामी सदिश का परिमाण, इफ थीटा इज इक्वल टू समथिंग देन सच दैट वेक्टर P एंड Q आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, P और Q है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, देन द एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, देन मैग्नीट्यूड
ऑफ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 0 डिग्री। आपको फिर डायरेक्ट सीधे याद रखने हैं इन सबको कि भी 0 डिग्री हो गया तो क्या आएगा पता चल जाएगा। कोस 0 का मान 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq क्या बन रहा है ये, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ये बन गया। इसका मतलब हो गया q प्लस पी का होल स्क्वायर अंडर रूट को हटा देगा तो फाइनल उत्तर क्या आया, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जोड़ दो तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का मान आ जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि ये एक ब्लॉक है, इस पे एक आदमी ने आके धक्का लगाया F1 जिसका मान है 7 न्यूटन आई कैप डायरेक्शन में। दूसरा व्यक्ति है उसने F2 का मान लगाया 5 न्यूटन आई कैप डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस में लगा रहा है। तो F का मान कितना आएगा 7 + 5 और उसका भी मान किधर आएगा, आई कैप में ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो, क्योंकि किधर आएगा ये डिपेंड करता है आई कैप और जे कैप जो हम लिखते हैं उससे। आर का एंगल कितना आएगा, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू अपने पास सूत्र होता है q sin थीटा, थीटा का मान कितना 0 डिग्री बट्टा क्या आएगा p प्लस क्यू cos 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0, 0 में किसी संख्या का भाग दो उत्तर क्या आएगा 0, अर्थात tan अल्फा का मान आ रहा है 0। तो अल्फा बराबर आ गया tan 0, tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 कितने डिग्री में होता है भाई 0 डिग्री में। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, शून्य होता है, इसलिए r का मान भी उसी दिशा में आएगा जिस दिशा में p और q है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर बात कैसे डिफाइन करें, देखो यस दो नंबर 2 नंबर इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब P और Q क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट R यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ये डायगोनल वो भी पैरेललोग्राम वाला लॉ से भी पता चल रहा है कि R तो इसके डायगोनल में आएगा। R कितना डिग्री से इसके साथ झुका हुआ है वो हम कहेंगे अल्फा से। देखो फाइनल आंसर, पहले R का मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 का मान 0, इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो R का मान अब यहाँ पता चल रहा है बच्चों p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगा। अब उदाहरण समझो, बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड है जिसकी वेलोसिटी को मान लिया vr है और एक औरत या एक आदमी ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव हो रहा है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री हुआ 90, तो रिजल्टेंट किधर आएगा इधर v। ये v इसके साथ कितना एंगल बनाएगा अल्फा। तो उस औरत को छत्ता किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, इधर इस डायरेक्शन में, ऐसे झुका के रखना पड़ेगा। अगर चलेंगे तो अपने को छत्ता इस प्रकार थोड़ा सीधा स्ट्राइट नहीं रख सकते, ऐसे झुका हुआ रखेंगे। क्यों, क्योंकि बारिश और अपने वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट मान जो है वो इन दोनों के कहीं बीच में आएगा। ठीक है, देखते हैं तो tan अल्फा का मान क्या आया। अब आप कह दो रिजल्टेंट का मान कैसे आया, तो VR का स्क्वायर, देखो अब मैं कह दूं V इज इक्वल टू क्या आएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर। VM मतलब इसका वेलोसिटी, जो आदमी है ये मूव हो रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी के स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लो तो रिजल्टेंट वेलोसिटी V का मान आ जाएगा। अब ये छत्ता जो अम्ब्रेला है वो किस डायरेक्शन में रखे, उसके लिए मुझे tan अल्फा निकालना पड़ेगा, और tan अल्फा मुझे पता है कि Q sin थीटा, थीटा का मान कितना 90 डिग्री प्लस P प्लस Q cos 90। अब cos 90 का ये मान तो 0 हो गया, sin 90 का मान 1, तो देख लो बच्चों tan अल्फा बराबर आ गया Q बट्टा P।
इधर क्या आना चाहिए था, छत्ते की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी कि tan अल्फा इज इक्वल टू वी आर बट्टा वी एम। आ गई बात समझ में? यस, क्लियर हुई बात कुछ आप लोगों के? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करना है इसलिए मैंने आपको कहा है बार बार। ये बारिश वाला एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि इसको मैंने पहले भी चर्चा में ले चुका हूँ इस बात को। अब एक तीसरा पॉइंट और देखो, इफ़ 3 नंबर थीटा इज इक्वल टू 180। 180 कब होता है? जब एक तो इधर मूव करे और एक इधर मूव करे, तो इनके बीच एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री का। ये जैसे कोई तार है, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 180 का। तो ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट किधर आएगा, ये देखने वाली बात है। तो रिजल्टेंट आर का मान आएगा बच्चों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। और cos 180 का मान टेबल में मैंने बताया था -1 होता है। तो अंडरूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq आ गया। ये फॉर्मूला किसका बना हुआ है? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का। होल स्क्वायर से अंडरूट चला गया, फाइनल उत्तर आ गया p माइनस क्यू। अब पता चलेगा कि जो बल ज़्यादा है उसी की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। अगर जैसे इसको मैं खींच रहा हूँ, p मान लो इधर खींचने वाला है और q इधर खींचने वाला है। p का मान ज़्यादा है तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, q का मान ज़्यादा है तो इधर आ जाएगा। अगर दोनों बराबर है तो ये किसी साइड में मूव नहीं करेगा, ये मार्कर यहीं रहेगा। अगर p और q दोनों बराबर हो, और ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट का मान 0 आ जाता है। ठीक है, अक्सर देखना दोनों साइड से खींच रहा हूँ, ये यहीं खड़ा है, इसका मतलब p और q दोनों इक्वल डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर कोई सा भी एक ज़्यादा हो जाता, मान लो p ज़्यादा है तो इधर चला जाता, इसका मतलब r की डायरेक्शन p की डायरेक्शन में आ जाती रिजल्टेंट की, और अगर q ज़्यादा है तो q की डायरेक्शन में r आ जाता। समझे आप लोग? अगर p और q दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर फोर्स लग रहे हैं तब r का मान 0 हो जाएगा, अर्थात वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो वहीं रहेगा। ऐसी पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन या साम्य अवस्था की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारे परिणामी यानी रिजल्टेंट निकालने का तरीका। अब मैं एक कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करता हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो वही बारिश और छत्ते वाला क्वेश्चन देखो। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड। ए वुमन राइड्स ए बाईसाइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? वर्षा का वेग जो है, जिसको मैंने VR से बोला है, 35 मीटर पर सेकंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रहा है। एक औरत साइकिल से 12 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान है। तो बताइए उस औरत को अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए? आ रही बात समझ में? पहले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी। उसमें मैंने कहा था कि आपेक्षिक वेग, तो अब इसमें आपेक्षिक वेग का मतलब हो गया इनका परिणामी मान। तो 35 मीटर और 12 मीटर का रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो एक प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्या मान आएगा उसका? मैं एक बार मिटा दूं थोड़ा इसको, या फिर पढ़ा है? चलो, सॉल्यूशन दिया गया है। गिवन क्या है भाई? VR यानी वर्षा का, जिसको मैंने लिखा नहीं है यहाँ, VR यानी बारिश का, वेलोसिटी ऑफ रेन VR जो है 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किधर है? नीचे की ओर, डाउनवर्ड। औरत का वेग, वेलोसिटी ऑफ वुमेन
वोमेन, VW, W फॉर वोमेन 12 मीटर पर सेकेंड। ये किधर है भाई? ईस्ट टू वेस्ट, E टू W। तो औरत का धरातल के या औरत का आपेक्षिक वेग कह सकते हो। औरत का आपेक्षिक वेग किसके रेस्पेक्ट में भाई? वर्षा के सापेक्ष। एक तो नाम ये भी हो सकता है द रिलेटिव वेलोसिटी, ये ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन किसके रिलेटिव में? रिलेटिव टू रेन वेलोसिटी। ये बात लिख सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन रिलेटिव टू रेन। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब इसके बाद अपन ये भी कह सकते हैं, और दूसरा शब्दावली, और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन भी कह सकते हो। वर्षा का परिणामी वेग लिख दो नीचे वाला, या वर्षा का परिणामी वेग। अब रिलेटिव वेलोसिटी को यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ बच्चों। रिलेटिव का मतलब एक के सापेक्ष दूसरे का वेग, बरसात के सापेक्ष औरत का वेग। अब उसकी डायरेक्शन किधर आएगी वो हम फार्मूले से डिटरमाइन करेंगे, देखते हैं। तो V इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ, आपको पता है दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, आप यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ये आप VR बता सकते हो, इधर आप V बता सकते हो। ये जो डायरेक्शन है वो VW की है। ठीक है, ये जो एंगल है ये एल्फ़ा या थीटा जो भी बताना चाहो बता सकते हो, और थीटा है वो 90 डिग्री है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब VR का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर, ख़त्म बात। क्योंकि थीटा 90 डिग्री होते ही V का जो मान है बनना तो कैसा चाहिए था? VR का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर प्लस 2VR VW cos 90 डिग्री। फार्मूला तो ये बनेगा। अब इससे ये फार्मूला बन गया। क्या उत्तर आएगा देखो, VR का मान मतलब 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। V का मान देखो बच्चों, V का मान मेरे पास आ गया 37 मीटर पर सेकेंड, 37 मीटर पर सेकेंड इसका रिजल्टेंट मान आ गया। अब कह देंगे सर इसका परिणामी की डायरेक्शन बताओ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में छत्ता रखना होगा। ठीक है, वरना तो बारिश में भीग जाएगी वो। किस डायरेक्शन में रखेगी देखो। यस, नाउ देखो tan अल्फा बराबर किसके बट्टा में क्या आना चाहिए, ये देखने वाली बात है बच्चों। मेन बात क्या है, किसके डिवाइड में किसकी वेलोसिटी आनी चाहिए। देखो वापस यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ये VR है और इसके साथ इसने वेलोसिटी बनाई है जो रिजल्टेंट वेलोसिटी V है। तो देखो ये VR से VW से रिप्रेजेंट हो, तो VW के पैरेलल में ये आएगा वेलोसिटी, तो ये क्या होगा VW। ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है VR से, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो अर्थात VW बट्टा VR आएगा। किसके बट्टा में आया? VW बट्टा VR। बात समझ में आई? tan अल्फा का अगर फॉर्मूला लगाएं तो tan अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, तो इसके जो पैरेलल चल रहा है डायरेक्शन ये आएगी VW की। ये डायरेक्शन किसकी है? VR की। तो ये तो बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूस, ये लंब का, और ये आधार का, और ये कर्ण का। तो VW का मान कितना है? 12 बट्टा 35। तो tan इनवर्स 12/35 अल्फा। यस, इसका भी अगर कोई मान निकाले टेबल में देख के, 12 में 35 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और उसका भी अगर मान देखें अपन, जैसे ये मान tan इनवर्स
343। तो ये tan थीटा की टेबल में अगर इसका 0.343 का मान अगर चेक करें अपन तो वो आता है 19 डिग्री के सामने। इसका मतलब ये जो एंगल है कितना डिग्री का बनेगा, 19 डिग्री का। कितना डिग्री का, 19। तो उसको छाता किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, 19 डिग्री के रेस्पेक्ट में। ओके, शी होल्ड द अम्ब्रेला एन एंगल ऑफ 19 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन टुवार्ड्स वेस्ट। ये भी लिखो, उसे अपना छत्ता ऊर्ध्वाधर दिशा से 19 डिग्री का कोण बनाते हुए पश्चिम दिशा की ओर रखना पड़ेगा। ये पश्चिम डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ नहीं है, वेस्ट की तरफ। किस से एंगल बन रहा है बच्चों, वर्टिकल से एंगल बन रहा है। सी होल्ड द अम्ब्रेला with angle 19 degree to vertical in direction of west। पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा में ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री का कोण बनाते हुए छाता रखना होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अपन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो पहले कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे इस टाइप के, फिर अपन आगे के कंपोनेंट से संबंधित सीखेंगे कि वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं और कंपोनेंट का एडिशन किस प्रकार होता है, उनका रिजल्टेंट मान कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है और यूनिट वेक्टर का मान कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में आएंगे ये सब लेके। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद सभी को।